बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाती है, एक फ्रीडम स्ट्रगल को चैनलाइज करती है, स्वराज का कंसेप्ट देती है और उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं को छोड़ करके एक तरीके से कहीं ना कहीं एक राह पकड़ ली जो कि हमें क्या बताती है कि कंट्री को सर्व करना सबसे सर्वोपरि है। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो उस हिसाब से कोई काम नहीं। आप क्यों उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं? हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा, हाथ उठाने से काम बनेगा। तो इन्होंने अपनी मैगजीन में ये बात लिख दी, भगवत गीता का एक श्लोक लिख दिया कि भाई देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने सही काम के लिए किसी को मारा है तो वो पाप नहीं है। कुछ लोग इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं। 1908 में इनको अरेस्ट कर दिया जाता है और इनको 6 साल के लिए मंडले प्रिजन भेज दिया जाता है। बट मंडले प्रिजन में भी ये शांत नहीं रहते हैं, वहीं पर बैठकर गीता रहस्य लिखते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस अगस्त 1920 में ली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये सीरीज के अंदर आप जानते हैं कि हम लोग हर एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और आसान और वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगी। आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स इन डेप्थ एनालिसिस के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाती है, एक फ्रीडम स्ट्रगल को चैनलाइज करती है, स्वराज का कंसेप्ट देती है। सो इन जो शख्सियत के बारे में हमें पढ़ना है वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स में ये शख्सियत बनी भी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया। अब लोकमान्य तिलक अवार्ड के बारे में भी आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। वैसे चांसेस कम है कि अवार्ड में से कोई क्वेश्चन पूछे, बट हाँ, हो सकता है कि पूछ ले। 1% चांस है। 99% चांसेस है कि वो उसके पीछे के जो पर्सनालिटी है लोकमान्य तिलक के बारे में पूछे, बिकॉज डायरेक्टली GS1 हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, समय समय पर यहां से प्रश्न आते ही हैं और आप जाकर के उठा लीजिए कोई भी प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक, वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। यानी पर्सनालिटीज में से हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। सो हो सकता है करंट अफेयर्स में जो पर्सनालिटीज होती हैं उनसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो आइए एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, बट करंट अफेयर्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है ये 1893 में सेटअप करा गया, 1983 में सेटअप करा गया। एंड इसको प्रेजेंट कौन करता है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो है अगस्त 1 को हर साल एनुअली एक इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस अवार्ड को देते हैं। ये 1 लाख रुपए का अवार्ड होता है। और क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो एडवांसमेंट और डेवलपमेंट पे काम करते हैं देश में। यानी देश के लिए अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे देश की प्रगति हो, देश का डेवलपमेंट हो, एडवांसमेंट हो, उनको ये अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है। बात ये हो रही है कि ये अवार्ड जिनके ऊपर बना है वो पर्सनालिटी जो है उन्होंने खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उनका जन्म 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। वहां से लेकर के 1920 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक की एक पूरी कहानी है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चलाती है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि लाल बाल पाल के बारे में तो किसने नहीं सुना होगा। आज हम लोग बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक जो कि एक ऐसी शख्सियत है पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल को एक समय ये मोल्ड कर देते हैं, यानी कि चैनलाइज करने लग जाते हैं। सो क्या है, क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा, आइए सबको समझते हैं और कवर करते हैं पर्सनालिटी को। बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म रत्नागिरी में हुआ, जैसा मैंने आपको बताया 1856 में इनका जन्म होता है। और जो फैमिली में इनका जन्म होता है वो फैमिली है पर्टिकुलरली इट इज वेल नोन, यानी कि वो फैमिली जो थी वहां पे बहुत ज्यादा मान्यता रखती थी। और वो जो फैमिली थी एंशिएंट ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, यानी कि ये फैमिली लर्निंग और एडेरेंस रखती थी किसके लिए? एंशिएंट ट्रेडिशंस में। और आप खुद सोच सकते हैं जो फैमिली उस समय एंशिएंट ट्रेडिशंस यानी कि शास्त्रों में या फिर जो रिलीजियस एटीट्यूड के साथ वो फैमिली आगे बढ़ रही थी, वहां पे जिस बच्चे का जन्म हुआ वो भी ऑर्थोडॉक्सी और वो भी उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ही वॉज ब्रॉट अप इनटू दैट एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्रेडिशंस। यानी कि तिलक जी जे वो बहुत ज्यादा इज्जत करते थे किसकी? एंशिएंट ट्रेडिशंस की। वो बहुत ज्यादा मानते थे इन चीजों को बिकॉज उनके घर से ये चीजें आई। अब अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो आप जानते हैं उनके पिताजी का फेमस नाम है गंगाधर शास्त्री जी।
उनके जो फादर थे ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। अब वो संस्कृत के मान्यता थे, यानी कि ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। तो आप जानते हैं कि तिलक जी के अंदर भी ये कहीं ना कहीं बहाव आया होगा। ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू दी संस्कृत स्कॉलरशिप या फिर संस्कृत ट्रेडिशन और एंशिएंट ट्रेडिशन जो कि संस्कृत में लिखे हुए थे, उसके लिए उनके मन में जो भाव थे वो बहुत ही बेहतरीन थे और वो बचपन से ये ट्रेडिशन फॉलो करते आए हैं। सो ऑफ कोर्स सी बात है कि उनके अंदर भी वही चीजें पनपी। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 1876। उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी और लॉ की पढ़ाई करने के बाद फाइनली उन्होंने सोचा था कि मैं जाकर के गवर्नमेंट ज्वाइन करूं, गवर्नमेंट सर्विसेज दूं, बट अल्टीमेटली हिज विजन फॉर द कंट्री वाज समथिंग वेरी बिगर और उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं को छोड़ करके एक तरीके से कहीं ना कहीं एक राह पकड़ ली जो कि हमें क्या बताती है कि कंट्री को सर्व करना सबसे सर्वोपरि है। तो उनको ये बात पता थी कि ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पे उनकी जरूरत है, उस नॉलेज की जरूरत है, एक विजन की जरूरत है, एक लीडरशिप की जरूरत है और वो एक फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना। नया इंग्लिश स्कूल जो पुणे में बना है, न्यू इंग्लिश स्कूल इन 1880 विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जिनका नाम है एम.ए. चिपलांकर, महादेव बी नामजोशी, गोपाल गणेश अगरकर एंड तिलक। ये सब मिलकर के एक स्कूल की स्थापना करते हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल। फिर 1881 में उनको ये बात समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ा करके, समझा करके मैं देश के अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस या यूनिटी का भाव नहीं डाल सकता। मैं अगर चाहता हूं कि पूरा देश एक साथ ब्रिटिशर्स से लड़े, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मैं चाहता हूं कि ये बात पूरे के पूरे विश्व तक पहुंच जाए और हर एक छोटे बच्चे और हर एक बड़े बुजुर्ग तक मेरी जो बात है वो पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने एक मैगजीन या फिर आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने लिटरेरी सोर्स का सहारा लिया और मराठा निकाली। जो मराठा मैगजीन है वो अंग्रेजी में निकाली और जो केसरी है, याद रखिएगा, वो मराठी लैंग्वेज में निकाली। अब 1881 में ये दोनों मैगजीन्स वो चालू कर देते हैं, एडिटोरियल्स लिखते रहते हैं समय समय पर और 1884 में वो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन करते हैं। ये जो सोसाइटी होती है, याद रखिएगा, इसमें कौन कौन लोग हैं, विष्णु शास्त्री जी, एम.जी. रनाडे, वी.एस. आप्टे, वी केलकर, बहुत सारे लोग थे इससे जुड़े हुए। कल को यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कौन कौन लोग इस डक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इस सोसाइटी के जो हेड रहे वो रहे महाराजा ऑफ कोल्हापुर। महाराजा ऑफ कोल्हापुर एक प्रेसिडेंट की तरह सर्व करते हैं, जो कि महाराजा ऑफ कोल्हापुर कौन थे, शाहू जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सबसे पहले। और ये डक्कन एजुकेशन सोसाइटी का रोल क्या है कि मास को जगाएंगे और सबसे पहले आप देखेंगे अगले ही साल 1885 में ये सोसाइटी जो है फर्गसन कॉलेज को जन्म देता है। जो ये फर्गसन कॉलेज है इसका भी गठन इस सोसाइटी ने करा। विलिंगडन कॉलेज, उससे भी ये सोसाइटी ही जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एजुकेशन के लेवल पर तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर हुआ क्या, अगरकर जी के साथ उनके कुछ मतभेद हुए, डिफरेंस आए और डिफरेंस के बाद वो ये एजुकेशन सोसाइटी छोड़ देते हैं, इस डक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रेजिग्नेशन ले लेते हैं। एंड देन आप देखेंगे ही जॉइंड इन 1890 व्हाट, एनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों आज की कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, ये वो कांग्रेस है जो उस समय इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को चला रही थी। ये कांग्रेस का जो गठन था 1885 में ही हो चुका था और 5 साल बाद ही आप देखेंगे तिलक जी भी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर बन जाते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। बट याद रखिएगा, जब ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो अर्ली लीडर्स आप जानते हैं उन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो फेयर प्ले ऑफ ब्रिटिश में बिलीव करते हैं, प्रेयर एंड पिटिशंस में बिलीव करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं, ब्रिटिश के फेयर प्ले में बिलीव करते हैं। वेयर एज जब आप आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तिलक जी की, उनका मानना सिंपल सी बात एक बहुत क्लियर है कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मींस तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन हो। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, वी डिड नॉट हैड एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिशर्स के समय कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो उस हिसाब से कोई काम नहीं। आप क्यों उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं? हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा, हाथ उठाने से काम बनेगा। अगर सब व्यक्ति एक साथ खड़े होकर के आवाज अपनी बुलंद कर दें तो ब्रिटिशर्स में इतना दम नहीं है कि वो टिक जाए।
और यही आइडियोलॉजी जो बोलती है बॉयकॉट, यही आइडियोलॉजी जो बोलती है स्वदेशी, यही आइडियोलॉजी जो बोलती है कि स्वराज की डिमांड करी जाए, इनकी नींव रखते हैं तिलक जी। और यहीं पे आप देखेंगे लाल बाल पाल का एक ट्रायो जन्म लेता है, और वो जन्म लेता है अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, यानी मॉडरेट से बिल्कुल अगेंस्ट है, बट एक्सट्रीमिस्ट उतने ऊपर नहीं उभर के आए। कब तक? जब तक 1905 का बंगाल पार्टीशन नहीं हुआ। 1905 के बाद से हम मान के चलते हैं कि 1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट्स रहते हैं, और 1905 से आईएनसी को एक तरीके से डोमिनेट करते हैं कौन? एक्सट्रीमिस्ट। कब तक करते हैं? 1916 तक, क्योंकि 1916 के बाद आप देखेंगे वही आईएनसी गांधीयन फेज में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज गांधी जी की एंट्री हो जाती है। सो यहीं पे आप देखिए ही ज्वाइंड द आईएनसी 1890, और अपनी आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, विचारधारा को लाते हैं। अब 1897 का समय है, ब्यूबोनिक प्लेग बहुत फेमस है, और इस समय आप देखेंगे कि जब ये प्लेग आया, ये नेचुरल इवेंट था। महामारी फैलना नेचुरल इवेंट है, बट तिलक जी का ऐसा कहना था कि महामारी में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यानी कि कोविड आया, चलिए कोविड कैसे भी आया, चाइना लाया या कोई भी लाया, आया, हम बोलते हैं कि एक नेचुरल इवेंट है, किसी भी वजह से चलो हो गया, बट सरकार अगर उस समय ढंग से काम नहीं करती है तो दोस्तों आप खुद सोच के देख सकते हैं कि आपको कितना गुस्सा आएगा। ऐसे ही उस समय सरकार अपने रोल को प्ले नहीं कर रही थी और ढंग से काम नहीं कर रही थी, बल्कि प्रताड़ित कर रही थी, घरों में रेड्स मार रही थी, लोगों को क्वारंटाइन में भेज रही थी, कोई मिस हैंडलिंग ऑफ पीपल हो रहा था। और इसी की बात इन्होंने कहां उठाई? इसी की बात इन्होंने अपनी मैगजीन्स में उठाई। तिलक जी ने ये बिल्कुल क्रिटिसाइज किया, और यहीं पे आप देखेंगे जो चापेकर ब्रदर्स थे, चापेकर भाइयों ने, जो उस समय के हेड थे वहां पे, जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्डर किया था वहां पे, रैंड, उनको मार दिया। जब रैंड की हत्या हुई चापेकर ब्रदर्स के द्वारा, तो इन्होंने अपनी मैगजीन में ये बात लिख दी, भगवत गीता का एक श्लोक लिख दिया कि भाई देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने सही काम के लिए किसी को मारा है तो वो पाप नहीं है, अपराध नहीं है। और इसी बात पर आप देखेंगे सबसे पहली बार इनको अरेस्ट किया जाता है, सेडिशन के चार्जेस में अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। तो पहली बार ये जब जेल जाते हैं 1897 में, बिकॉज ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1905 में आप देखेंगे बंगाल का पार्टीशन होता है, लॉर्ड कर्जन का टाइम है, और कर्जन जब होते हैं इधर एक तरीके से बंगाल का विभाजन तय कर दिया जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि बंगाल का विभाजन तय करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जा रहा था कि भाई ये जो विभाजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ज्यादा हट करके रिलीजियस लाइंस में मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए करा जा रहा है। और इसी समय 1905 में ये अपनी 4 पॉलिसीज को जन्म देते हैं, यानी कि ये बोलते हैं कि अगर हम लोगों को काम करना है तो 4 लेवल पे काम करना पड़ेगा। ही एडवोकेटेड फॉर दिस 4 प्रोग्राम, जिसका मतलब है स्वदेशी यानी इंडिजीनियस, आत्मनिर्भर भारत, जो आज चल रहा है उस समय भी चल रहा था। बॉयकॉट, यानी कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उसको बंद कर दीजिए, जला दीजिए, बॉयकॉट करिए इंग्लिश प्रोडक्ट्स और अपने प्रोडक्ट्स को अपनाइए। नेशनल एजुकेशन, इस एजुकेशन के अंदर जैसे कि गोखले जी की भी एजुकेशन पॉलिसी थी, ऐसे ही इनकी एजुकेशन में भी ही इंपॉर्टेंस देते हैं किसको? अपनी मातृभाषाओं को। स्वराज, और स्वराज का मतलब जो इनके द्वारा स्वराज की कल्पना थी, वो स्वराज का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। स्वराज का मतलब है सोवरनिटी, स्वराज का मतलब है हम डिसाइड करें, हम किसी की छत्र छाया में ना रहें। ये डोमिनियन स्टेटस नहीं है कि उस समय के हिसाब से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग थी उस समय भी तिलक जी की। और 1905 में इन्हीं बातों को मनवाने के लिए ये आईएनसी के जो सेशन होता है बनारस का, वहां पे जाते हैं। और बनारस के सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उस समय वो हैं गोखले जी। और आप देखेंगे गोखले जी जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं, यहां पर सिंपल सी बड़ी बात है, गोखले जी जो थे वो थे मॉडरेट्स के फिलोसोफर, मॉडरेट्स के लीडर। और वो कभी ये नहीं चाहते थे कि भाई बंगाल से बाहर भी विभाजन जो भी हो रहा है, ये एक इवेंट, वो बंगाल से बाहर भी जाए। यानी कि जो मूवमेंट है स्वदेशी की, वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट प्रोग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। जबकि तिलक जी कह रहे थे कि भाई साहब देखिए ऐसा है, ये समय ही सबसे बेहतरीन है, और यही समय का तो हम इंतजार कर रहे थे कि ब्रिटिशर से एक गलती करें और अब हम टूट पड़े। यही नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने का समय है, यूनिटी को बढ़ाने का समय है। तो आप चाहते हैं तो इसी समय पंजाब में
महाराष्ट्र में हर जगह फैला देंगे हम लोग और इसी समय हो सकता है कि हमको आजादी तक या आजादी मिल जाए या फिर हम एक बहुत गहरी चोट डाल सकते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। बट गोखले जी बिकॉज ही वॉज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने पास नहीं होने दिया। 1906 दादा भाई नारोजी को बनाया जाता है किसका, आईएनसी का प्रेसिडेंट, और वो इसलिए ही बनाया जाता है बिकॉज याद रखना 1905 में जब गोखले जी ने पास नहीं होने दिया था स्वराज एज अ कंसेप्ट, एज अ रेजोल्यूशन के अंदर आईएनसी की डिमांड, तो एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में दरार आ चुकी थी और कभी भी अलग हो सकते थे ये दोनों। बट 1906 में ये लग ही रहा था कि अलग होंगे। दादा भाई नारोजी को प्रेसिडेंट बनाते हैं और ही इज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनकी सभी इज्जत करते हैं, सभी रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी के लिए आप देखेंगे दोनों, चाहे वो गोखले जी भी हों चाहे वो तिलक जी भी हों, दोनों शांत रहते हैं। और 1906 में जो विभाजन होता है आईएनसी का वो रुक जाता है किसी भी तरीके से। परंतु 1907 का समय आता है और इस समय ये बात निश्चित थी कि तिलक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो किसी भी समय बनने ही वाले थे प्रेसिडेंट। परंतु आप देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पे एक चीज चेंज कर दी जाती है और बोला जाता है कि भाई जो इस बार का सेशन होगा वो होगा पुणे के अंदर। अब पुणे के अंदर अगर सेशन होगा तो याद रखना कांग्रेस का एक नियम था, हर साल प्रेसिडेंट उस जगह का बनेगा जिस जगह, देखो ये बात ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हर साल आईएनसी का दिसंबर में प्रेसिडेंट चूज करा जाता है। कोई भी व्यक्ति आईएनसी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जिस जगह आईएनसी की वो मीटिंग हो रही है। यानी कि अगर वो चीज महाराष्ट्र में हो रही है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्या नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अगर यही चीज पंजाब की हो रही है तो पंजाब का व्यक्ति नहीं बनेगा प्रेसिडेंट, बाकी स्टेट्स का बनेगा। ऐसा क्यों था नियम? बिकॉज देखो अगर जहां पे हो रही है वो तो वोटिंग उसी व्यक्ति के नाम पे करेंगे जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। पंजाब में होगा तो लाला लाजपत राय तो बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा ही था सबके लिए, सबके अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। तो हुआ क्या, रातों रात ये चीज बदल दी गई कॉलेरा आउटक्राई के चक्कर में, और अल्टीमेटली जिस जगह को बिलोंग करते हैं तिलक उधर ही क्या रख दिया गया, कांग्रेस का सेशन। अब जैसे ही उधर कांग्रेस का सेशन रख दिया गया, ये बात भी तय है कि कांग्रेस का सेशन वहां रखता का एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि तिलक ना प्रेसिडेंट बन जाए। और इसी बात पर दोनों में आपस में बहसबाजी हो गई, कुर्सी वुर्सी उठा दी गई, लड़ाई वड़ाई हो गई एंड दे बोथ गॉट सेपरेटेड। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी और मॉडरेट्स आइडियोलॉजी अलग हो गई और यहीं पे आप देखेंगे सूरत स्प्लिट भी हो गया। तो यहीं से तिलक अलग हो गए, सूरत स्प्लिट होता है। और 1907 में ही तिलक 2 आर्टिकल्स लिखते हैं केसरी मैगजीन के अंदर। केसरी के अंदर वो लिखते हैं एक दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग या कंट्रीज मिस फॉर्च्यून, ये दोनों वो लिखते हैं। और इसी के दौरान जब ये लिखते हैं तो यहीं से बोला जाता है, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि यहीं पे सेडिशन का चार्जेस लगा दिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भड़कावन हुई, उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने शो किया कि भाई इन दोनों मैगजीन्स के अंदर जो लिखी गई चीजें हैं इसकी वजह से वहां के लोगों को बलगाया जा रहा है, वहां के लोगों को उकसाया जा रहा है। और ब्रिटिशर्स चाहते थे किसी भी तरीके से कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया जाए, जिसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट है कौन, तिलक। तो 1908 में इनको अरेस्ट कर दिया जाता है और इनको 6 साल के लिए मंडले प्रिजन भेज दिया जाता है। बट मंडले प्रिजन में भी ये शांत नहीं रहते हैं, वहीं पर बैठकर गीता रहस्य लिखते हैं, यानी कि ही ट्रांसलेट गीता, और वहां पे ये गीता रहस्य को लिखते हैं। चलिए अब ये बाहर आते हैं निकल करके जेल से 1914 में। 1914 में जैसी जेल से बाहर आते हैं सबसे पहले जाते हैं मीटिंग अटेंड करते हैं आईएनसी की। वहां पे आप देखेंगे एनी बेसेंट जो है वो एक स्पीच दे रही होती है और बोल रही होती है कि होम रूल लीग मूवमेंट मेरे को स्टार्ट करने वाली हूं मैं, ऐसा ऐसा। और ये अप्रैल 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कर्नाटका बिरार वाला जो रीजन है या महाराष्ट्र में बॉम्बे के बजाय जितना भी रीजन है वहां पे तिलक का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो वहां पे आप देखेंगे तिलक अप्रैल 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये मूवमेंट का प्राइम पर्पस क्या है, हम अपने हिसाब से अपना देश चलाएंगे। होम रूल लीग यानी होम को खुद रूल करने वाला स्टेटस चाहिए। 1915 ये ऑल्सो रोट एडिटोरियल्स, ये एडिटोरियल्स लिखते हैं, क्या नाम से एडिटोरियल्स आते थे इनके, हिंदू स्वराज संघ, हिंदू स्वराज संघ के नाम से ये एडिटोरियल्स लिखने लगे। और 1916 में आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट के अंदर एक बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जिसमें आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों एक हो जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कौन, मुस्लिम लीग भी एक हो जाता है जो 1906 में बनाया गया था। यानी कि ये एक ऐसा इवेंट था जहां पे हम लोग सब एक दूसरे के साथ आ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे वो एक साथ जुड़ गए थे। 1918 तिलक इंग्लैंड जाते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट बन के जाते हैं किसके, इंडियन होम रूल लीग के।
और जा करके वहां पे अपनी बातों को बताते हैं किस तरीके से लेबर पार्टी के सामने अपने व्यक्तित्व को रखते हैं, अपने पर्सनल व्यूज को रखते हैं और बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या गलत कर रहे हैं, किस तरीके से हमें होम रूल लीग मिलनी चाहिए। वो सारा का सारा अपने स्वराज का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और वहां पे भी यूनिफिकेशन, वहां पे भी नेशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एंड 1920 तक आते आते आप देखेंगे, बिकॉज ही वॉज अ डायबिटिक पेशेंट, अपनी हेल्थ को भूल गए थे, अपने इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करते करते वो ये सब कुछ भूल गए कि क्या जीवन में आगे आने वाला है उनके पास। परंतु बिकॉज 1920 तक आते आते उनकी हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस अगस्त 1920 में ली और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की। आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, स्वराज का कंसेप्ट दिया, इनका ही डायलॉग है, इनके द्वारा ये नारा है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेशनल कॉन्शियसनेस और यूनिटी को जागृत करने वाले हैं, शिवाजी फेस्टिवल और गणेश पूजा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जानते थे कि गणेश फेस्टिवल जो 1893 तक आते आते एक मतलब एक घर का फेस्टिवल था, एक लोकल फेस्टिवल था, इन्होंने उसको मैसिव और मास फेस्टिवल बनाया। शिवाजी फेस्टिवल्स और गणेश फेस्टिवल्स का इस्तेमाल करके लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के खिलाफ थे। ये कहते थे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ठीक है अपनी जगह, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो कह रहे बिकॉज वी आर नॉट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, हेंस कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई मेथड भी आज की डेट में सही नहीं है। तो ये सब कुछ पहले से ही इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सही हूं। सो वी हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ही डजंट बिलीव इन द फेयर प्ले ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज यही आइडियोलॉजी उनकी थी। वो बोलते हैं कि नेचुरल राइट ज्यादा बड़े होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। ऐसा मानना था तिलक का कि भाई जो बेसिक राइट्स है ना इंसान के, एक फंडामेंटल राइट्स हैं, कैसे ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी तो दो। आप ब्रिटिशर्स वो ही नहीं दे रहा है और उसके अगेंस्ट वो बोलते हैं कि भाई देखिए अगर ये नेचुरल राइट्स नहीं मिलते हैं तो इसके अगेंस्ट हम सबको खड़ा होना चाहिए, नेशनल कॉन्शियसनेस को जागृत होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि मीन्स और एंड, जैसे गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंड जरूरी नहीं है, मीन्स टू द एंड, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन जरूरी नहीं है, वो जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पूरी कर रहे हैं। बल्कि तिलक कहते हैं कि भाई देखिए एंड जरूरी है, अगर एंड में इतनी शक्ति है, एंड इतना प्योर है, तो उसके लिए फिर चाहे मीन्स गलत भी क्यों ना हो, किसी दुनिया की नजर में वो जायज है। तो वो ये बात बोलते हैं कि भाई मेरे लिए हमेशा से एंड एक बहुत ही प्योरीफाइड एंड था, वो देश को आजादी दिलाने का एंड था। उसके लिए कुछ लोग अगर मुझे गलत बोलते हैं तो वो गलती भी मैं सुनने को तैयार हूं। इकोनॉमिकल व्यूज क्या थे, वो ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादा भाई नारोजी ने दी थी 1901 के अंदर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब में लिख करके वो इसको सच मानते हैं और सत्य मानते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ही ऑल्सो सपोर्टेड फार्मर्स एंड जमींदार्स। आप देखेंगे इन्होंने जमींदारों का भी सपोर्ट किया है, फार्मर्स का भी सपोर्ट किया है और मॉडरेट तरीके से सपोर्ट किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, उसके खिलाफ। एजुकेशन पे क्या व्यूज थे, उनका मानना यह था कि देखो भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है इसको रिफॉर्म करना है, 100% रिफॉर्म करना है। बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने जो बोली थी उसमें वेस्टर्न आइडियाज थे, उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करा वेस्टर्न आइडियाज को। कभी भी ये नहीं बोला कि वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड गलत है, बट वो ये बोलते हैं कि वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड हम खुद एक्सेप्ट करें, धीरे धीरे हमारे अंदर से वो चीजें आए, हम डेवलप हो पाए, स्पॉन्टेनियस वो चीज निकले, तब ठीक है। ब्रिटिशर्स आकर के हम पे कौन होते हैं कि हमको चेंज करेंगे, वो कौन होते हैं कि मैकुले मिनट से ला करके ये बोल देंगे कि अब से तुम ये पढ़ोगे। वो कौन पॉलिसी डिसाइडर्स हैं, क्या वो हमारे भगवान हैं, क्या हमारे देवता हैं? जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से हम पे रूल कर रहे हैं, हम पे कब्जा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वेस्टर्नाइज हो, सेक्युलर बनो, हर चीज करो, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर से वो आना चाहिए, यानी इंडियंस उस चीज को खुद से एक्सेप्ट करके लाएं। मुझे कोई इशू नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति अगर आकर के ये चीज मुझे बताएगा या सिखाएगा तो ये गलत है। रिलीजियस व्यू क्या थे, देखिए ऐसा उनका मानना था कि वर्ल्ड जो है, ये पूरा का पूरा विश्व जो है एक ऐसी पतली रेखा है या फिर एक ऐसी फील्ड है जो भगवान के द्वारा ही रची गई है, एंड इट इज नॉट एन इल्यूजन, ये माया नहीं है। उनका इल्यूशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी, वो माया में विश्वास नहीं करते थे, पर वो ये कहते थे ये जो विश्व है इसके अंदर आपके कुछ कर्म हैं, कर्म मार्ग पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने बोला कि आप रिनंस नहीं करिए, यानी कि सब कुछ त्याग नहीं दीजिए, अपने सारे काम करिए, सब कुछ रहिए, गृहस्थ जीवन में रहिए, परंतु अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको ढंग से फॉलो करिए, ऐसा उनका मानना था। He also used the ordinary sense of religion। वो बोलते हैं कि देखो वेस्टर्नाइज्ड का जो वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ है, बट स्टिल वो कहते हैं कि मेरा जो ऑर्डिनरी रिलीजियस
पर्सपेक्टिव है उसको भी मैं यूज करूंगा, बिकॉज वो एट द एंड क्या दिलाता है, नेशनल कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब क्या है, उनको पता था कि हमारे रिलीजियस में या हमारे रिलीजन में कुछ कमियां हैं, 100% उन्हें ये बात पता थी, बट स्टिल उन्होंने ये बात ऊपर रखी कि नेशनल कॉन्शियसनेस से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ऑर्डिनरी सेंस से कुछ लोगों को इकट्ठा करा जा सकता है, उनके अंदर एक देश भाव दिया जा सकता है, तो वो रास्ता गलत नहीं माना जाए। कंट्रोवर्शियल इश्यूज, दोस्तों कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जो तिलक जी के साथ हमेशा रहे हैं, जैसे 1888 का जब उन्होंने को एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखिए माना जाता है कि थोड़ा सा तिलक जी कंजर्वेटिव आउटलुक के थे, बिकॉज ऑफ दी जो उनकी परवरिश थी, स्टार्टिंग थी, वहां से उनको जो चीजें मिली, ट्रेड्स मिले, एंशिएंट ट्रेडिशंस मिले, एंड प्लस उनका सबसे बड़ा रोल जो था, ही वॉज नॉट अ सोशल रिएक्शनरी। उनका मानना यही था, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, कि ये चीज हम खुद से करें, एक्सेप्ट करें, हमारा मास एक्सेप्ट करे तब ठीक है, कोई और व्यक्ति आकर के हमें सिखा रहा है, इस बात को उनको ज्यादा चिढ़ थी। तो 1888 में ही अपोज द को एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। वो कहते हैं, उनका लॉजिक देखिए, वो कहते हैं पहली चीज तो बॉयज और गर्ल्स के लिए हमेशा अलग करिकुलम होना चाहिए, सेम करिकुलम नहीं हो सकता। दोनों की रोल्स, दोनों की ड्यूटीज, दोनों की जॉब्स, दोनों का बिहेवियर, दोनों की फिजियोलॉजी, सब कुछ अलग अलग है। फिर दूसरा वो बोलते हैं कि एक ही जगह कभी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, अलग अलग एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि विमेन का समय अलग है। विमेन जब हो सकता है हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती हैं, तो आप एक ही साथ बिठा करके दोनों को एक ही तरीके की एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है, बिकॉज वो इस तरीके की बात बोलते थे। नेक्स्ट, तिलक क्रिटिसाइज्ड शारदा सदन। शारदा सदन क्या था दोस्तों? एक रेसिडेंशियल स्कूल था फॉर द विडोज। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, देखिए पंडिता रमाबाई आफ्टर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन 1889 ओपन दी शारदा सदन। ये पंडिता रमाबाई के द्वारा खोला गया एक स्कूल था, रेसिडेंशियल स्कूल था, और इस स्कूल के अंदर जो विडोज होती थी वो पढ़ती थी। तो क्या इनको, जो तिलक जी हैं, इनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि वहां पे विडोज पढ़ती है? जी नहीं। उनको क्या प्रॉब्लम थी वो अगेन सुनिए। उनको प्रॉब्लम थी कि ये जो फाइनेंशियल हेल्प ले रही है वो अमेरिकन मिशनरीज से ले रही है। वो कहती है कि देखिए, तिलक जी कहते हैं फॉरेन या फॉरेनर्स से आप पैसा लेकर के यहां पे पढ़ा रहे हो, ये गलत है। फॉरेनर्स आपका नहीं, अपना फायदा चाहते हैं हमेशा से। तो वो इसके खिलाफ थे कि आप अमेरिकन मिशनरी से पैसा ना लो, यहीं के लोगों से इकट्ठा करो, फिर पढ़ाओ, हमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, रनाडे और भंडारकर जी, आप देखेंगे एमजी रनाडे एंड भंडारकर, ये दोनों रिजाइन कर देते हैं। यानी कि इतना इन्फ्लुएंस है तिलक का, जब तिलक जी अपनी बात को रखते हैं तो इन लोगों को शायद समझ में आती है और ये भी रिजाइन कर देते हैं इस शारदा सदन से। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द एज ऑफ कंसेंट बिल 1891, जो बोलता है कि मिनिमम एज को हम 12 तक कर दें, पहले जो 10 थी, करेक्ट, आप सब जानते हैं। और एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 जो आया, उसके भी थोड़ा सा खिलाफ बोले, बिकॉज उनको मानना था कि ये जो है ना इंटरफेरेंस है, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा इंटरफेरेंस है। अब यहां पे आप लोग देखेंगे पर्टिकुलरली एक केस हुआ था, रुक्माबाई केस। ये यूपीएससी पूछ भी चुका है, रुक्माबाई केस, और इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा आता है। रुक्माबाई केस के अंदर क्या होता है, देखिए, रुक्माबाई बोली जाती हैं शी इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि उस समय ब्रिटिश टाइम पीरियड में सबसे पहली, हम मान के चलते हैं कि शी इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग विमेन डॉक्टर। नेक्स्ट, उनकी शादी हो जाती है बहुत ही कम उम्र में, और 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है। किससे? दादाजी भीखाजी। दादाजी भीखाजी से उनकी शादी होती है। वो दादाजी भीखाजी उस समय 19 साल के, 17 साल के होते हैं, और ये होती हैं 11 साल की। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1884 में भीखाजी जो है एक लीगल नोटिस भेजते हैं, इसको साखाराम को। अब है क्या कहानी, मैं आपको पहले बता देता हूं। जब भीखाजी दादाजी भीखाजी से जब इनकी शादी होती है, तब आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो दादाजी हैं, ये घर जमाई बन के वहां पे पहुंच जाते हैं। किसके साथ? आपके रुक्माबाई जी के साथ वहां रहने लग जाते हैं। और रुक्माबाई जी के साथ जब ये रहते हैं घर जमाई बन करके, तो रुक्मा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और उनके घर वालों को सिर्फ एक शर्त होती है कि जो दादा भाई जी हैं, ये क्या करें, दादाजी भीखाजी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। यानी कि उनके जो पति हैं, रुक्माबाई के जो पति हैं, वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाए, और उनको बोलते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने, घर जमाई बने, हमें कोई इशू नहीं है, बट आप अच्छे इंसान बने। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे रुक्माबाई जी की मदर की डेथ हो जाती है, और किसी वजह से वो अपने अंकल क्या शिफ्ट हो जाती है।
फिर कुछ समय बाद जब गर्भ बंधन का एक समय आता है, यानी कि एक ऐसी एज आती है जब रुक्माबाई जी प्यूबर्टी की तरफ पहुंचती हैं, तो बोला जाता है कि भाई दे शुड डू द इंटरब्रीडिंग, और वो ब्रीड कर लें, यानी कि एक तरीके से इंटरकोर्स करके बच्चे को जन्म दें। इस तरीके की बातचीत उठती है जिसमें जो रुक्माबाई के डॉक्टर होते हैं वो मना कर देते हैं कि शी इज नॉट एट दैट एज, अभी वो इस एज की नहीं है कि इस उम्र में उनके साथ इस तरीके का जो प्रैक्टिस हो। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो बीका जी हैं, इनको ये बात बड़ी बुरी लगती है। कहते हैं यार पहले तो तुम घर वाले मुझसे बोलते हो मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं पढ़ाई भी करूं, तुम्हारी लड़की के साथ रह रहा हूं, प्लस अब आप मुझे उस हक से भी रोक रहे हैं जो मेरा अपना हक है। इसके खिलाफ वो 1884 में एक लीगल नोटिस भेजते हैं उनके भाई को और बोलते हैं कि भाई सुनो, ऐसा है, आप क्या करिए, अपनी बहन को जल्द से जल्द मेरे घर भेजिए। जब वो नहीं आती हैं तो 1885 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के नाम पर बीका जी एक केस चलाते हैं। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब जो मैरिज के बाद कुछ अधिकार मिलते हैं मेरे को। अगर मैं बोलता हूं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मेरे कॉन्जुगल राइट्स क्या है कि भाई मेरी जो वाइफ है अगर वो शादी कर चुकी हैं तो उनको मेरे साथ ही रहना है। देखो होता क्या है, मान लो मेरी वाइफ ने मेरे साथ शादी तो कर ली बट वो कहीं और रह रही है, तो मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो हार्म होते हैं। आप डिवोर्स देके जाओ वो अलग केस है, आप मुझे छोड़ जाओ वो अलग केस है, बट आप शादी भी कर चुके हो और मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो तो मेरे को जो जीवन का सुख है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा इशू यहां पे क्या हो रहा है, सुख तो है ही नहीं, प्लस मुझे खुद क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारे एक्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नाम की एक चीज है जिसमें बोला जाता है कि मिनिमम 6 महीने तो आपको रहना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद आप डिवोर्स केस को चालू कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने का समय देता है सरकार, कहता है कि आप एक बार चेक कर लीजिए, रह के देख लीजिए, अगर नहीं हो पाती है तब भी कोई इशू नहीं है, फिर डिवोर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हुआ क्या, 1887 में जस्टिस फरहान के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया और जस्टिस फरहान के द्वारा जो ये ऑर्डर दिया गया, इस ऑर्डर में बोला कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो। 6 महीने का समय दिया गया रुक्माबाई को और बोला रुक्माबाई आप जाकर के भीखा जी के साथ रहो, नहीं तो आपको जेल होगी। जब ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये तब भी नहीं जाती है रुक्माबाई और फाइनली अपनी अपील क्वीन विक्टोरिया को देती हैं, जो क्वीन विक्टोरिया उस जस्टिस फरहान के ऑर्डर को कैंसिल करती हैं और इनकी जो मैरिज है उसको डिसॉल्व करती हैं। तो फाइनली ये रुक्माबाई केस था। बट अब यहां पे पूरे केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो तिलक हैं वो इसके अगेंस्ट थे। तिलक ने अपने एडिटोरियल्स में बार बार लिखा कि रुक्माबाई का जो ये वचन है, जो ये बोल रही हैं, एक्चुअल में ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, इट्स नथिंग, जस्ट एंड जस्ट ओनली, ये एक इंग्लिश के द्वारा दिखाई गई सोच है, ये क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ने का एक परिणाम है। तो इस बात पर भी उनपे कंट्रोवर्सीज होती है। चलिए हम देख लेते हैं इनको किस किस नाम से जाना जाता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया गांधी जी बोलते हैं, लोक मान्य, लोगों में मान्यता प्राप्त करने वाला इनको एक टाइटल दिया गया है। कब? आफ्टर ब्यूबोनिक प्लेग, जब वो अपना एक लीडर की तरह इमर्ज करते हैं। मिलिटेंट नेशनलिस्ट बोलते हैं इनको कुछ लोग इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं। कौन? वैलेंटाइन किरोल, ये जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको बोला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, द टाइटल वॉज गिवन बाय नेहरू जी। कुछ और बातें, अगर आपसे पूछा जाए क्या वो गोखले जी की इज्जत करते थे? बिल्कुल इज्जत करते थे। 1915 में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको बोलते हैं ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, ही वाज द डायमंड ऑफ इंडिया। यानी कि चाहे इनमें आपस में कितनी भी मतभेद क्यों ना हो, परंतु एक चीज तो कॉमन थी, क्या? दोनों आपस में एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। सेम ही रिस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद। ये मैं स्पेशल लिख रहा हूं, वैसे तो तिलक और सबके आपस में विचार मिलते थे, चाहे वो विचार मिले ना मिले, बट अल्टीमेटली दे ऑल वर कंट्रीब्यूटिंग टू दी सेम कॉज, चाहे वो गांधी जी भी क्यों ना हो। अगर मैं बात करूं तिलक फंड की, तो तिलक फंड भी बनवाया गांधी जी ने 1920 के बाद। अच्छा, स्वामी विवेकानंद और इनके बीच में एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे थे? रिलीजियस लेवल में लोगों को कॉन्शियस कर रहे थे, और ऐसा बोला जाता था पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कौन दिला रहा है? तिलक। जब स्वामी विवेकानंद जी की डेथ हो जाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि इनको, स्वामी विवेकानंद को, एक टाइटल दिया जाता है बाय द तिलक, दैट इज सेकंड आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन थे? अद्वैत फिलॉसफी, आप पढ़ेंगे अद्वैत फिलॉसफी, ये जो जनक हैं उनको बोला जाता है शंकराचार्य। तो सेकंड आदि शंकराचार्य का जो उपाधि है वो दी जाती है किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। तो दोस्तों, दिस इज from my side today, and I hope you enjoyed the lecture. I'll come back with another explainer video very soon. Thank you so much.